अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स, या इन्हीं को बोला जाता है क्यूम्युलेटिव पॉलीइन। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहां डिस्कस करेंगे कि एलीन्स होते क्या है। तो देखो, एलीन्स ऐसे एल्कीन्स हैं जिनमें मिनिमम 2 डबल बॉन्ड्स एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं। तो ऐसे एल्कीन्स को बोला जाता है क्या? एलीन्स। ओके, इन एलीन्स में हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है। तो हम इन एलीन्स में देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन में हैं वो कितने नंबर में है। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इस बेस पर हम एलीन्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो यही आज हमारा टॉपिक है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलीन्स। एलीन या संचयी पॉलीइन में ज्यामिति समावयव होता है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि एलीन्स ऐसे एल्कीन्स हैं जिनमें मिनिमम 2 डबल बॉन्ड्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन मींस निकटवर्ती स्थितियों में होते हैं। तो ऐसे जो एल्कीन्स हैं उनको बोला गया है क्या? एलीन्स। इन एलीन्स में हमें ज्यामिति समवयवता देखनी है, तो हम इनमें देखेंगे कि जो एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हैं मींस निकटवर्ती द्विबंध जो हैं उनकी संख्या क्या है। वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। इस बेस पर हम एलीन्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब एलीन्स में जो एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हैं ये इवन नंबर में हो, सम संख्या में, तब एलीन्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। ओके, तो यहां पर यही लिखा है मैंने कि व्हेन एलीन्स हैव इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स। समझ गए बच्चों कि जब एलीन्स में जो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड्स वो इवन नंबर में हो, सम संख्या में हो, तो ऐसे एलीन्स में ध्यान रखें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ऐसा होने से जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, एलीन्स के जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। चाहे हम उन्हें लेफ्ट रखें या राइट, ऐसे में उनकी जो बीच की टर्मिनल ग्रुप्स हैं उनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आता। यही लिखा है कि व्हेन एलीन्स हैव इवन नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स सच एल्कीन्स या एलीन्स नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ टर्मिनल ग्रुप्स डज नॉट चेंज। समझ गए बच्चों कि एलीन जिनमें निकटवर्ती स्थितियों में सम संख्या में द्विबंध होते हैं उनमें जीआई मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलती, क्योंकि सिरों के समूहों की सापेक्ष दूरी नहीं बदलती। देखो मैं आपको बताता हूं, सपोज ये है आपके पास एक डबल बॉन्ड या एलीन के 2 डबल बॉन्ड, हम इसको सिंगल इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, कि ये एलीन के 2 एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हैं। इसके एक टर्मिनल में ऐसा एक ग्रुप, ध्यान रखें कि जहां पर ऐसे डबल बॉन्ड इवन नंबर में होते हैं वहां पर जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ऐसे होंगे कि ये जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो इस तरह से होंगे और ये जो टर्मिनल ग्रुप है इस तरह से। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देख के, इसमें जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेस पर आप अच्छी तरह से डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे की परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसी स्थिति हुई है, ये वाला प्लेन अगर हम ये कहें तो ये वर्टिकल है,
मींस ये जो CH3 और H है वो इस डबल बॉन्ड में वर्टिकल है, और ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसका जो प्लेन है इन H और CH3 के रिस्पेक्ट में वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल। मतलब ये वर्टिकल बॉन्ड ये है, आधा यहां से वर्टिकल दिख रहा है और आधा प्लेन जो है इसमें एलीन का वो हॉरिजॉन्टल है। अब आप देखो ये है एक टर्मिनल और एक ये है टर्मिनल, आप इस टर्मिनल को फिक्स रखो। अभी ये इस ढक्कन से इस ढक्कन तक की डिस्टेंस देखो, मान सपोज ये है L1, ओके, एक आपने इसको यूं घुमा दिया। अब अगर आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालोगे तो भी L1 के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि यहां से जितनी डिस्टेंस ये रखता है जस्ट उतनी ही डिस्टेंस ये रखेगा। चाहे ये टर्मिनल मतलब ये वाला इस तरफ का देख लो या इस तरफ का ग्रुप देख लो, तो ऐसे में अगर हम इनको रोटेट भी करें 180 डिग्री, एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी कराएं, तो आप देखते हैं कि जो ये डिस्टेंस है, अगर हम ये कहें CH3 के बीच की, H और H के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, सपोज L1। फिर आपने एक टर्मिनल को सपोज इसको घुमा दिया, यूं पलट दिया, कितना 180। फिर आप निकाल के देख लो ये CH3 और ये CH3 सपोज L2 है, H और H के बीच की डिस्टेंस L2 है, तो L1 इक्वल्स टू L2 आएगा। तो इस तरह से जहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होते हैं जो एडजेसेंट पोजीशन में है, तो ऐसे एलीन्स में क्या नहीं हो सकता बच्चों, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होने से जो एलीन है उनमें टर्मिनल ग्रुप्स के बीच में क्या नहीं चेंज हो रहा है, रिलेटिव डिस्टेंस। अब यहां पर अगर हम इवन नंबर में अगर एक यहां डबल बॉन्ड ले लें और यहां एक रिंग ले लें, तो रिंग भी एक क्या है बच्चों, एक डबल बॉन्ड जैसा नेचर। तो अगर डबल बॉन्ड और रिंग दोनों एक इवन नंबर में है, समझ गए ना, और उनमें जो रिंग है उसके किसी भी एक टर्मिनल में मतलब लास्ट में बिल्कुल क्या है, सब्स्टिट्यूशन है या नहीं भी है, तो भी उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं, पहले आप इसको नोट करें। ओके, तो ये लिखिए, अब देखो बच्चों, अब ऐसे कोई कंपाउंड्स हो, ओके, कि यहां पर एक डबल बॉन्ड है और यहां साइक्लोएल्केन की रिंग है, और अब आपसे कहा जाए कि इसमें Gi बताएं, तो एलीन्स की तरह देखें आप, लेकिन यहां ध्यान रखें कि ये कार्बन और ये कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड स्टेट, sp2। ये ग्रुप और ये ग्रुप बिल्कुल सेम माना जाएगा। ऐसे में अगर हम इस तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इस तरफ सेम ग्रुप है, तो ये एल्कीन जैसा हो गया। तो आपसे कहा जाए Gi, तो इसमें Gi नहीं होगा। यहां आ जाए, अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है अगर हम इसको ऐसा लें, ये है CH3, तो आप देखोगे ये भी ऐसे होगा ना, तो ये ग्रुप ऐसे होगा। ओके, कि यहां पर ये और ये सिस और ट्रांस में हो सकते हैं। एक ऐसा कर दें तो मिथाइल ग्रुप, और ऐसे में अगर आप ले लें कि यहां पर CH3 ये हो गया आपके पास, ठीक है, और डबल बॉन्ड और यहां पर आ गया CH3, तो यहां पर ये ट्रांस है तो ये सिस, तो इसमें Gi होगा। अब यहां आ जाए, अब आपको यहां देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें Gi नहीं हो सकता, बट होगा। हम इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो नो Gi, बट यहां से देखो ये ग्रुप जो है ये Gi शो करेगा, इसका सिस और ट्रांस पॉसिबल है। समझ गए? एक बार दोनों ये ग्रुप आप ऐसे बना सकते हो ना, यूं कि यहां पर डार्क कर दें और यहां पर डबल बॉन्ड CH3, और एक बार हम ऐसे ले सकते हैं कि दोनों को एक सा कर दें ऐसे, या फिर इसका आइडेंटिकल बना सकते हैं ऐसे। तो यहां पर ये जो है आइडेंटिकल है,
बट ये और ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में GI पॉसिबल है, वो इस रिंग के रिस्पेक्ट में, बट डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि इस डबल बॉन्ड से ये दोनों सेम ग्रुप माने जाएंगे, बट यहाँ रिंग में सिस्टम हो सकता है। तो यहां तक समझ गए हो। अब हम आ जाते हैं कि अगर ऐसी कोई, ये है हमारे पास CH3H, एक ऐसा ले लें CH3H और यहां लगा दें, फिर हम ऐसा ले लें CH3H यहां लगा दें। अब हम दो ले लें ऐसे CH3H, एक यहां ले लें, एक यहां ले लें, या फिर हम ऐसे लें CH3H, यहां 1 और 2 लें। तो देखो इसमें नहीं हो सकती GI, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रुप रिंग के एक से माने जाते हैं। इसमें नहीं हो सकती क्योंकि ये भी दोनों ग्रुप, तो GI यहां पर नहीं है, बट यहां पर है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो यहां पर GI होगा। अब चाहे यहां पर CH3 भी कर दूं, अगर मैं ये कहूं अभी और देखते हैं तो GI ऐसा हो जाएगा। इसमें इसके कारण तो नहीं हो सकती नो GI यहां पर, बट यहां और यहां ये, अगर हमसे 1 2 3 तो 1 3 यहां पर GI मिलेगा, तो GI यहां पर पॉसिबल है, इसमें भी GI पॉसिबल है। अब आता है कि अगर ऐसा कर दिया जाए डबल बॉन्ड C ऐसे और ये, तो यहां पर GI नॉट पॉसिबल। समझ गए बच्चों? तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स में एलीन जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर पहचानना है और रिंग के बेस पर कि यहाँ GI होगा या नहीं। अब अगर हम 5 वाले में पहुंच जाए कि यहाँ पर ऐसा ले एक रिंग U, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3H, तो GI हो सकता है क्या? तो आप लिखेंगे नो। ऐसा ले लें हम यहाँ पर U CH3H, तो GI हो सकता है? नो, क्योंकि ये बिल्कुल सेम ग्रुप माने जाएंगे, यहाँ से ये ग्रुप सेम है। अब आता है कि ऐसा हो जाए U CH3H, यहाँ पर एक X या Cl लगा दे तो GI होगा। 2 लगा दे CH3H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो GI क्या होगा? नहीं होगा, सेम होगा, होगा सॉरी, GI क्या हो जाएगा? होगा। क्यों? क्योंकि इनको आप सिस्टम से रख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट GI शो करेगा। 2 लगा दो, 3 लगा दो, मैं ये बता दूं आपको कि कितने भी लगा दो, अगर एक से ज्यादा है और वो भी सिमेट्रिकल, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, तो भी GI पॉसिबल है। अब 5 रिंग, अगर हम 5 वाले की बात करें ऐसे, अगर आपसे कहा जाए GI तो नो। अब यहां पर आप ऐसे देखो, ये है हमारे पास 5 वाला डबल CH3H, अब आप यहां लगा दो तो GI होगा। अब चाहे कहीं पर भी लगा दो, H यहां लगा दो तो यहां ये 3 माने जाएंगे, हम लोग तो यहां पर GI होगा। तो इस तरह से, लेकिन अगर हम S और ले लें, 2 वाले ले लें ऐसे U और U, तो GI वो इनमें हो जाएगा। तो रिंग के कारण भी GI हो सकता है, डबल बॉन्ड के कारण भी GI हो सकता है। अगर रिंग पूरी में कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सेम ग्रुप मान लिए जाएंगे। अगर इस तरह से है तो भी ये सेम ग्रुप, बाकी अदर कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। यहां तक अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि ऐसे एलीन्स
जिनमें ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड हो, मींस 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ऐसे एलिन्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसे एलिन्स जिनमें इस तरह से ऑड नंबर ऑफ एडजेसेंट डबल बॉन्ड होंगे, उनमें जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं, उनमें जो अगर रोटेशन होता है तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो। ऐसे समझें आप कि ये कार्बन sp स्टेट में है, ठीक है, और ये है sp, लेकिन यहां पर क्या है sp2 और ये क्या है sp2। तो अगर हम इनके प्लेनर कंडीशन देखें तो एक प्लेन ये है तो एक प्लेन ये, तो ये तो सिमिलर है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, बट ये वर्टिकल है। तो ऐसे में ये ग्रुप ऐसे हो सकते हैं, सपोज ये डिस्टेंस है L1 और ऐसे हो जाए, अपोजिट कर दो तो ये L2, तो इनमें L1 और L2 चेंज होगी, मींस रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। जस्ट ऐसा ही अगर डबल बॉन्ड और रिंग लगा दी गई हो और वो भी कैसे हो, ऑड नंबर में, तो भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि एलिन्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन में आप पर्टिकुलर एलिन्स की बात करें अगर हम, तो 2 पॉइंट में याद रखने हैं। देखो, एक तो याद रखना है कि एलिन्स विद, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एडजेसेंट डबल बॉन्ड, कौन से एडजेसेंट डबल बॉन्ड, एंड सिमिलर और ठीक है, सिमिलर और डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप्स। तो आपसे कहा जाए GI तो नहीं होगा। समझ गए ना कि एलिन्स हो, उनमें इवन नंबर में डबल बॉन्ड्स हो, चाहे उनके सिमिलर ग्रुप्स लगे हो, CH3 उस तरफ, CH3HH, या डिफरेंट हो, तो ध्यान रखें कि GI ऐसे में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि एलिन्स ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर ऑफ, ठीक है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड, ओके, तो यहां पर GI मिलेगा। ओके, तो पहले है कि GI इवन नंबर में अगर डबल बॉन्ड से एडजेसेंट पोजीशन में, तो GI नहीं होगा, एलिन्स में ऑड है तो मिलेगा। दूसरा ये है कि एलिन में ये जो है इस तरह से होना जरूरी है, एलिन्स which show GI having such, ये ध्यान रखें कि अगर एलिन में जिनमें GI मिलता है उनमें इस तरह के ग्रुप्स होना जरूरी है, A और B टाइप। तभी अगर आप ऐसी एलिन लें, भले उसमें ऑड नंबर ऑफ A और A, यहाँ A और B, तो GI आपसे पूछा जाए तो नहीं होगी। ऐसे ले लें AA BB, तो भी GI पॉसिबल नहीं, चाहे वो इवन हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, या फिर ऐसी कोई भी एलिन्स जिनमें GI मिल रहा है उनके ये ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, चाहे उसमें डबल बॉन्ड हो, चाहे रिंग्स हो। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कंपाउंड्स। आपको कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे रखे हैं या फिर कोई रिंग वाला कंपाउंड दे रखा है, और फिर उसमें आपको ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना है, ज्यामितीय समावयवियों की संख्या, तो आपको क्या क्या फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो, पहला पॉइंट है कि व्हेन कंपाउंड्स हैविंग एन डबल बॉन्ड बट नॉट सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल असममित ना, मतलब अणु असममित हो या विसम्मित, बल्कि हम ये क्या लिखे हैं, विसम्मित, मतलब दो बराबर भागों में ना बांटा जा सके, दो, ठीक है, बराबर भाग क्या ना हो संभव नहीं है। तब ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
ये होते हैं टू दी पावर n। ये मेनली किसके लिए है बच्चों? एल्कीन। समझ गए? अब मान लो कोई ऐसा कंपाउंड हो जो रिंग में हो, और ठीक है रिंग कंपाउंड हो और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इफ रिंग शो Gi, तो नंबर ऑफ Gi इक्वल टू दी पावर m, जहां m क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स x एंड y इनके लोकेंट नंबर होंगे विच दो Gi। जैसे 1-2 पोजीशन में 2 अल्काइल ग्रुप हो, 1-3 पोजीशन में, तो इस तरह से तो टोटल Gi जो टोटल होंगे वो कितने होंगे? टू दी पावर n प्लस m। अब देखो क्या एग्जांपल से बताता हूं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, दो बराबर पार्ट्स में नहीं बढ़ सकता, यहां अलग टर्मिनल है, ये अलग टर्मिनल है। नॉन सिमेट्रिकल मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंट टर्मिनल। समझ गए ना कि टर्मिनल्स क्या हो? डिफरेंट। तो Gi टू दी पावर, तो यहां पर देखो एक ये है डबल बॉन्ड और एक ये है, टर्मिनल्स अलग अलग है, तो Gi टू दी पावर 2 मींस 4 हो गए। इसमें आ जाओ तो देखो आप, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड, तो n की वैल्यू तो हो गई 2, और ये जो आप देख रहे हैं रिंग में ये जो बॉन्ड है ये, ओके, तो ये बॉन्ड शो Gi, तो इसमें m की वैल्यू हम ये ले लेंगे 1, तो टोटल होगी m प्लस m 3, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए टू दी पावर 3। कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं आपको, फिर आप ये काउंट करेंगे। ये लिखे हम, अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन कंपाउंड्स में आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बताने हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर आप आ जाएं कि इस कंपाउंड में कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो ध्यान रखें कि ये एक साइक्लो, ऑक्टा और डाइईन है, तो इनमें जियोमेट्रिकल रिंग के कारण भी पॉसिबल है इनमें। तो आप देखो कि एक तो ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू होगी 4, और एक रिंग में ये ग्रुप्स भी शो कर सकते हैं, सिस ट्रांस, इसको सिस सिस ट्रांस ट्रांस इस तरह से, तो n की वैल्यू हो गई 1, तो Gi हमारे पास हो जाएंगे टू दी पावर 5 मींस कितने? 32 पॉसिबल। ध्यान रखें साइक्लो, ऑक्टा, डाइईन, ट्राइईन, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, मींस रिंग के डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसके अलावा ये डबल बॉन्ड साइड चेन में भी है, ये रिंग का ये पार्ट, ये कौन सा सिस्टम हो गया? 1-2 पार्ट, तो यहां तो रहेगा, एक बार सिस ट्रांस में कर दो, एक बार सिस सिस कर दो इस तरह से, तो यहां पर 32 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। दूसरा आता है कि अब इसमें देखना है, तो ध्यान रखें कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, नो शो, ठीक है Gi। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर आप ऐसे अगर देखेंगे तो टर्मिनल के ये दो कार्बन में जरूरी है, चाहे एलीन हो चाहे एल्कीन हो, टर्मिनल के दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। केवल ये वाला जो ग्रुप है शो करेगा Gi, तो टू दी पावर 1 मींस कितने आइसोमर्स होंगे इसके? 2 सिस और ट्रांस, बाकी इसके और कोई अदर पॉसिबल नहीं है। यहां आ जाओ तो एक ये डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है, तो ये शो करेंगे Gi, लेकिन ये डबल बॉन्ड नॉट शो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रिंग क्या होती है बच्चों? रिजिड होती है। सिंगल 7 कार्बन या इससे नीचे कार्बन तक की रिंग में के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो केवल आइसोमर्स। तो यहां पर n की वैल्यू 2 ही मींस टू दी पावर 2, तो कितने हो जाएंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 4। एक इस डबल बॉन्ड के कारण, एक ये ग्रुप अलग माना जाएगा, ये ग्रुप अलग माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं कि इसमें आपसे पूछा जाए कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, तो यहां देखो आप, एक ये और एक ये, तो रिंग का ये वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये वाला भी शो करेगा, तो दो, तो यहां पर एक तो n की वैल्यू हो गई 1 और यहां पर m की वैल्यू हो गई 1, तो Gi कितने हो गए? टू दी पावर 2 मींस 4। सिस ट्रांस यहां, सिस ट्रांस यहां बनेगी। यहां तक बात समझ गए होगे। इसमें आ जाओ तो ध्यान रखें कि ये बॉन्ड तो नॉट शो Gi,
ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया, इस कार्बन के लिए ये और ये ग्रुप सिमेट्रिकल है, बट ये जो ग्रुप है शो Gi, तो यहां पर कितना आ जाएगा, m1 है तो टू दी पावर m प्लस n मतलब टू दी पावर 1, तो सर ये 2 हो जाएगी। ये वाला बॉन्ड शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों, क्योंकि ये सेम ग्रुप मान लिए जाएंगे, बट यहां पर रिंग के दो मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप सिस ट्रांसपोजिशन में हो सकते हैं। इसमें आपसे कहा जाए Gi तो नो, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों है बच्चों बताओ, क्योंकि ये ग्रुप सेम, दूसरा इसमें एक ही ग्रुप है रिंग में, तो सिस ट्रांस हो नहीं सकता, तो इस तरह से यहां पर कोई जीरो, तो n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है। अब यहां पर आ जाओ, तो देखो एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब यहां पर Gi नहीं होगा, यहां पर Gi होगा, यहां पर Gi होगा। मैंने बताया 8 कार्बन के, इसके अलावा ये और ये कौन सा सिस्टम है, 1,4 सिस्टम, तो ये हो जाएगा, मतलब इनको सिस ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो m, तो यहां पर देखें कि n तो हो गया 2, m हो गया 1, मतलब ये है एक डबल बॉन्ड ये है और 1,4 सिस्टम, तो हमारे पास Gi कितने हो गए, टू दी पावर m प्लस n, तो हो जाएगा टू दी पावर 3 मींस कितने हो गए 8। यहां तक बात समझ गए होगे। अब आते हैं इसमें, तो देखो अगर आप देखें तो यहां पर ये जो 1,2 सिस्टम है कि आप एक बार इसे डार्क ऐसा रख सकते हैं और एक बार ऐसा रख सकते हैं, या फिर दोनों डार्क कर दें, तो एक तो 1,2 सिस्टम ये हो गया और एक ये वाला सिस्टम हो गया 1,3 सिस्टम। तो यहाँ n की वैल्यू हो गई 2, तो टू दी पावर m ओनली ले लें, तो टू दी पावर 2 तो कितने हो जाएंगे 4, मतलब इसके सिस्टम और इनके सिस्टम। यहां आ जाओ, आप देखो एक हो सकता है 1,2 सिस्टम, एक हो सकता है 1,3 सिस्टम, और एक हो सकता है 1,4 सिस्टम। तो कुल मिला के m की वैल्यू हो गई 3, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा टू दी पावर 3 मींस 8। अब चाहे HCl के यहां भी लगा दो तो भी वही 8 ही आएगा। ओके, इसमें चले जाओ आप 1,2 सिस्टम 1,3 सिस्टम, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, तो Gi आपके पास टू दी पावर n, तो कितने हो गए आप देखो, टू दी पावर n मतलब 2, तो ये हो जाएंगे 4 आइसोमर्स। इसमें देखो आप 1,2 सिस्टम ये वाला, और एक हो सकता है 1,3 सिस्टम, तो यहां m की वैल्यू 2, तो Gi हो जाएंगे कितने 4। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं कि किसी भी एल्कीन में या कोई कंपाउंड है जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स देखना है, तो अगर उसमें सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर आपको टू दी पावर n यहां पर डबल बॉन्ड्स हैं जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अगर 1 से लेके 7 तक की कार्बन की कोई रिंग है और उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो ध्यान रखें वो डबल बॉन्ड शो नहीं करेगा Gi। अगर 8 या इससे ज्यादा कार्बन की है तो डबल बॉन्ड अगर रिंग में है तो वो शो करेगा। एक तो डबल बॉन्ड इस बेस पे देखें, दूसरा है रिंग में एल्काइल सब्स्टिट्यूशन देखें। अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन 1, 2, 1, 3 डबल है, ट्रिपल है, इससे आप सिस्टम निकालें 1, 2 सिस्टम है 1, 3, इस बेस पर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला कि अगर कंपाउंड जो है या एल्कीन जो आपको दी गई है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब समझ रहे हो, उसके दो बराबर पार्ट्स बन सकते हैं। तो जब व्हेन कंपाउंड इज सिमेट्रिकल मींस एल्कीन इज सिमेट्रिकल, ठीक है, हम ये कह सकते हैं डिवाइड इक्वल टू पार्ट्स। समझ गए ना, दो बराबर भागों में अगर एल्कीन बढ़ रही है तो फिर आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो दो फॉर्मूले हैं। पहला है कि जो n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वो इवन हो, सम हो, तब Gi जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। जैसे आप देख रहे हैं कि एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, Gi निकाल के देखें, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, तो 2 प्लस 2 की पावर 1 - 1 मींस ये हो गए 3, 2 की पावर 0 मींस 1, 3। अब वो 3 देखो कैसे हो सकते हैं, ये मैंने बना दिए
सिस ट्रांस, समझ गए ना, ये वाला ट्रांस है, ये वाला सिस है पार्ट। सिस सिस हो सकते हैं, ट्रांस ट्रांस मींस सी सी टी टी सी टी, कुल मिला के 3 आइसोमर्स। अब आता है कि n की वैल्यू ऑड हो, विषम, कैसी हो बच्चों, विषम, 3 5 7 इस तरह से। ओके, तो ये है नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, टू दी पावर n माइनस 1 प्लस टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2। यहां पर जैसे ये 3 वैल्यू होगी तो 3 आपने कैलकुलेट किया, 3 टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो गया कुल मिला के 6। अब देखो 6 कैसे पॉसिबल है, तीनों 6 में रख दो, डबल में तीनों ट्रांस में रख दो, 2 6 में और 1 ट्रांस में, 2 ट्रांस और 1 6 में, सी टी सी या टी सी टी, ये तो सेम होगा बच्चों, सी टी सी मतलब सी सी, तो ये तो नहीं होगा, 4 तो ये होगा। अभी मैं और बताता हूं, ठीक है, और निकाल के आप खुद देखो कि कौन कौन से पॉसिबल है। तो सी सी टी टी सी सी टी 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 सी, 4 तो ये होगा, 2 और आपको बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों यही होंगे, 4 ये और 2 ये भले आपको सी 2 बार सी आ रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान रखें इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के 6 आइसोमर्स ये पॉसिबल है जब ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड 3 बार। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनका इजेड नोमेनक्लेचर। ओके, तो इजेड नोमेनक्लेचर उनका भी किया जा सकता है जिनके सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर हैं, या ऐसे भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें सिस ट्रांस नहीं कर सकते, उनके लिए भी इजेड नोमेनक्लेचर यूज होता है। ओके, तो इजेड नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे डिसाइड करें कि कौन ई है कौन जेड है। तो देखो ये 2 रूल्स लगते हैं। पहला रूल जो है वो है फर्स्ट चेक प्रायोरिटी ऑफ टर्मिनल ग्रुप्स। पहला तो ये है कि जो भी आपको एल्कीन या जो भी डेरिवेटिव्स दे रखे हैं उनके जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उनके जो एटम्स हैं, टर्मिनल ग्रुप्स जो है या एटम्स हैं, उनकी प्रायोरिटी वरीयता निर्धारित करनी। समझ गए बच्चों कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं उनकी वरीयता निर्धारित करनी है। कैसे डिसाइड करें, इसके लिए सीक्वेंस रूल है। देखो ये पॉइंट्स याद रखना है। पहला, हाई एटॉमिक नंबर हाई प्रायोरिटी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये यहां पर H 1 6 7 8 9, तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये टर्मिनल ग्रुप्स हैं, तो ध्यान रखें जिस टर्मिनल ग्रुप में एटम या ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जो डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर H है और यहां पर NH2 है, तो 1 और ये क्या हो जाएगी 2, हाई प्रायोरिटी। ध्यान रखना फर्स्ट चेक प्रायोरिटी ऑफ द टर्मिनल ग्रुप, उच्च परमाणु क्रमांक उच्च वरीयता। समझ गए बच्चों कि नंबर 1 और नंबर 2 में आपको किसकी क्या प्रायोरिटी है। तो नंबर 1 आप छोटे को और नंबर 2 तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करें। एक चीज। दूसरा कि अगर आइसोटोप्स आ जाए तो ध्यान रखें उस आइसोटोप्स की प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो। जैसे प्रोटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो ये इसकी प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा। समझ गए बच्चों, समस्थानिक होने पर उच्च परमाणु भार उच्च वरीयता। तीसरा है कि मान लो पहला एटम सेम है, कि यहां पर आप समझो यहां पर ऐसे दे दिया जाए कि यहां पर OH है और यहां OR है। अब डिसाइड करनी है प्रायोरिटी। तो ध्यान रखें जब फर्स्ट एटम सेम हो, जो कि की एटम बॉन्डेड एटम है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो एटम है, अगर वो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं तो नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखें। समझ गए बच्चों, फॉर सेम ग्रुप, ठीक है, फॉर सेम ग्रुप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, फॉर ग्रुप्स, यहां पर ऐसा लेना है फॉर ग्रुप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, देन प्रायोरिटी डिसाइड नेक्स्ट एडजेसेंट एटम। हाई एटॉमिक नंबर
हाई एटॉमिक प्रायोरिटी, सॉरी हाई प्रायोरिटी। समझ गए बच्चों? जैसे ये लिखा है CH3 और ये है CH3 या CH2, तो यहां पर CH2 और ये है, तो यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है कार्बन के बाद, जबकि इसमें कार्बन के बाद कार्बन। यदि समूह है तथा समान परमाणु C डबल बॉन्ड C से जुड़ा है तो अगले निकटवर्ती परमाणु के परमाणु क्रमांक से बलिए का निर्धारित करें। उच्च परमाणु क्रमांक उच्च पर देखो, जैसे CH3 से ज्यादा हो जाएगा तो C के बाद H आ रहा है, यहाँ C के बाद C आ रहा है। NH2 N के बाद H आ रहा है तो N के बाद N आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रायोरिटी होगी इनकी, सॉरी ये प्रायोरिटी है इनकी जस्ट यहाँ पर ऐसा। देखो और कुछ भी ग्रुप्स बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे बहुत सारे आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी डिसाइड करने में, तो आप कैसे डिसाइड, जैसे ये लिखा CH2F, इससे ज्यादा होगा CH2Cl, इससे ज्यादा हो जाएगा CH2Br, इससे ज्यादा होगा CH2I। एक जस्ट यहाँ पर लिखा है सपोज कि यहाँ पर है S डबल बॉन्ड O और ये है SO डबल बॉन्ड O, तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी होगी बच्चों डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि यहाँ दो इसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ H है, फिर यहाँ S, नो यहाँ पर हो जाएगी डबल बॉन्ड O ऐसा, तो इससे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी। ओके, जस्ट ऐसा ही ये लिखा है CH3, इससे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी CH3 CH2, इससे ज्यादा प्रायोरिटी होगी CH3 CH2 CH2। सेम एटम है तो आगे के एटम्स बढ़ाते जाए, जितने ज्यादा एटम्स तो प्रायोरिटी फॉर ग्रुप्स हैविंग सिमिलर एटम, तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको मूलर मास से। समझ गए बच्चों? मूलर मास का मतलब है कि जैसे मैंने ये बताया CH3 ये है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी CH3, हम ऐसे ले सकते हैं कि CH3 होल ट्वाइस CH, इससे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी होल ट्वाइस C, इस तरह से। तो यहां तक आप समझ गए होंगे प्रायोरिटी के रूप कि अगर एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है जुड़े हुए ग्रुप्स का, तो नेक्स्ट एटम के बेस पर देखें, आइसोटोप्स है तो एटॉमिक मास के बेस पर देखें। अब आता है कि फॉर अनसैचुरेटेड, ठीक है, ग्रुप हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अब बच्चों अगर ऐसा कहीं कोई ग्रुप आ जाता है जो अनसैचुरेटेड है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, असंतृप्त समूह, ठीक है, मतलब बहुबंध उपस्थित है। ओके, तो ध्यान रखें कि डबल बॉन्ड इक्वल्स टू सिमिलर एटम्स मींस C डबल बॉन्ड C, तो ये हो जाएगा ऐसा। ट्रिपल बॉन्ड है तो इक्वल्स टू 3 सिमिलर एटम्स मींस C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये क्या हो जाएगा 1C 2C 3C। जस्ट ऐसा ही SO2 लिखा है तो SO2। अब यहां पर अगर आप देखें तो ऐसे है, तो यहां पर ये कितने ऑक्सीजन के बराबर दिया जाएगा, ये तो होगा 2 ऑक्सीजन, ऐसे ही इसके 2 और यहां पर 2, तो SO2 इससे ज्यादा प्रायोरिटी SO3 की होगी, तो 6 ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये किसके बराबर होगा, 1N 2N और 3N, तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी इससे ज्यादा होगी C डबल बॉन्ड C से। अब इस प्रायोरिटी के बेस पर आपको देखना है कि किन ग्रुप्स की क्या प्रायोरिटी है, तो पहले आप यहां पर डिसाइड कर लीजिए। अब देखो बच्चों कुछ ग्रुप्स और बता दूं मैं आपको, जैसे CH3 से ज्यादा C2, H5 इससे ज्यादा CH डबल बॉन्ड CH2, क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन के बाद एक कार्बन माना जाएगा, इसमें एक कार्बन के बाद 2 कार्बन, CH तो यहाँ 3 कार्बन के बराबर हो जाएगा। ये पूरा ग्रुप जो है ये 3 कार्बन के बराबर होगा, ये ग्रुप 2 कार्बन के बराबर होगा,
यहां देखो ये 4 कार्बन के, तो ये स्यूडो ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्यूडो एटम्स। कि मान लिए जाते हैं यहां एक है, एक के बाद एक कार्बन है, तो यहां पर जस्ट ऐसा ही CH ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी होगी C ट्रिपल बॉन्ड N की, और उससे ज्यादा होगी C। यहाँ तो एटॉमिक नंबर का भी, यहाँ 2 ऑक्सीजन या 3 नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ऐसे ही ये ग्रुप्स आप डिसाइड कर लें। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH से ज्यादा बेंजीन रिंग में जो होते हैं कार्बन, उनकी प्रायोरिटी मानी जाती है CN, उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा CH2H। यहाँ 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर एक R ग्रुप होता है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 2 ये और एक 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ आना कि अगर हमारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं तो CONH2, उससे ज्यादा COOH, क्योंकि NH2 से ज्यादा OH की, OH से ज्यादा OR, OR से ज्यादा X की। स्यूडो ग्रुप मैंने अभी बता दिया कि रियल एटम्स और स्यूडो एटम्स में, रियल एटम्स की मींस C ट्रिपल बॉन्ड C से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? CH3 होल थ्राइस C। मींस यहां पर 3 एटम कार्बन माने जाएंगे, तो यहां पर 3 CH3 माने। ओके, ऐसे ही सिस ट्रांस जुड़े हो, मतलब टर्मिनल में एक ही तरफ सिस और ट्रांस हो, तो सिस की ज्यादा प्रायोरिटी होगी। E और Z में Z की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, R और S में R के। भी मैं इनके एग्जांपल्स बताऊंगा। पहला तो ये यहां तक होगा। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ये कुछ कंपाउंड्स, और भी बता दूं ये है प्रायोरिटी की कुछ इंपॉर्टेंट और भी ऑर्डर्स। अगर रिंग हो तो इस बेस पर देखें, अगर इस तरह के हेटेरो एटॉमिक रिंग है तो ध्यान रखें जो एटम की एटम है उसके पास हेटेरो एटम है तो उसकी प्रायोरिटी कम और उससे ज्यादा ये, क्योंकि हेटेरो एटम ये की एटम से ये 2 के बराबर एक तरफ माना जाएगा, ये 3 के बराबर, जबकि यहाँ 1 के बराबर माना जाएगा। तो इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो ये तो और आगे हम देखेंगे RS नोमेनक्लेचर में भी। फिर रूल 2 है कि इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप लाइज सेम साइड, अगर वो एक साइड है तो जेड, जियोसामिन, जियोसामिन का मतलब है टुगेदर, साथ साथ, तो उसको जेड नेम दें, और अपोजिट साइड में है तो उसे ई नेम दें। ध्यान रखें पहले 1 2 डिसाइड कर दें टर्मिनल ग्रुप की प्रायोरिटी, फिर आप देखें सेम ग्रुप सेम प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड है, ठीक है, तो जेड नेम दें, अपोजिट है तो ई नेम दें। देखो कैसे, जैसे यहां पर है Cl और Br, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हम इसे देंगे 1 और इसे क्या देंगे 2। जस्ट ऐसा ही यहां पर आ जाए, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, तो ये 1 और 2। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 और 1 या 2 और 2 अपोजिट साइड में है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? E। यहां पर आ जाए CHO COOH, COOH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, CHO की कम, तो 1 और 2। यहां आ जाए इसकी NH2 एटॉमिक नंबर ज्यादा है जबकि इसका कार्बन तो कम है, तो ये 1 और 2। तो आप देख रहे हैं 1 1 एक डायरेक्शन में होंगे तो क्या नेम हो जाएगा? जेड। CN और CH में देखें तो CN की प्रायोरिटी ज्यादा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH की कम है, तो 1 और 2। यहां पर आ जाए H2, या हम ये कहें कि यहाँ H और D है तो यहाँ एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास, क्योंकि आइसोटोप्स है, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 2 अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया E। यहां आ जाए, यहां आप देख रहे हैं कि ट्रांस सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है और यहां पर क्या है? सिस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन ट्रांस की, तो सिस 1 और 2। यहां पर आ जाए, एक R और एक S है, यहां पर ये R ग्रुप है तो यहां पर ये S है। ओके, तो यहां पर R और S में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा ली है हमने? R की, तो ये 1 और ये 2। अब आप देखें कि 2 और 2, तो ये क्या नेम हो जाएगा इसका? जेड। ये लिखा हुआ है पहले ही में, तो इसका नेम जेड होगा। अब यहां आ जाए, अभी आपको बताया मैंने कि ये, तो ये 1 और ये 2। अब यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो ग्रुप जुड़ा है बच्चों, ये क्या है? स्यूडो ग्रुप, जबकि ये क्या है? रियल ग्रुप। मतलब इसमें 3 कार्बन के बराबर कार्बन माने जाएंगे, इसमें भी 3 कार्बन है। अब आते हैं कि किसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देखें, तो ये एक स्यूडो ग्रुप है और एक ये रियल ग्रुप है, तो रियल की ज्यादा प्रायोरिटी होती है देन स्यूडो की। तो यहां पर आपके पास हो गया 1 और 2, तो 1 1 तो जेड हो गया। ऐसे ही यहां पर वही आपको मैंने बता दी स्यूडो और रियल की, तो ये स्यूडो ग्रुप है और ये रियल है। यहां पर Cl और Br, तो ये देख रहे हैं 1 और 1 तो जेड हो गया। यहां पर आ जाए आप कि यहां पर डबल ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब यहां देखो आप इस ग्रुप को अच्छी तरह से, और इस ग्रुप को पहले आप इनका डिसाइड कर दो कि ये जेड है या ई, तो 1 1 तो ये जेड ग्रुप लगा हुआ है, यहां 1 और 1 अपोजिट है।
ये 1 माना जाएगा तो ये 2 माना जाएगा। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर, तो यहाँ पर ये Z लगा है और यहाँ पर E। अब जहाँ E है और Z है तो Z को 1 मानोगे और E को क्या लेना है 2। तो यहाँ पर 1 और 1 एक साइड है तो इसका नेम क्या आ जाएगा बच्चों, Z नाम आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आपको EZ नोमेनक्लेचर देखना है, मैंने सब बता दिए। जिसमें आपको कहीं कोई डाउट आ जाए तो भी आप इस तरह से, जैसे यहाँ पर है CR डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है H डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया C डबल OH, C डबल OH H, यहाँ पर आ गया H, ये हो गया। और यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है H। तो यहाँ पर तो डिसाइड हो जाएगी, आप देखोगे 1 और ये क्या हो गई 2। यहाँ पर आ जाओ आप, तो ये कौन सा है सिस फॉर्म, ये भी सिस है तो आप इसको सिस वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन अब आप यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर है आपके पास Cl और यहाँ था H। अब यहाँ दोनों तरफ सिस फंस गए तो अब आप आगे देखो, यहाँ C के बाद C के बाद C डबल H, C के बाद C के बाद H। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाए, दोनों तरफ सिस आ जाए ना तो प्रायोरिटी नेक्स्ट एटम से डिसाइड करें। तो इस तरह से, तो यहाँ C के बाद C डबल OH, C के बाद H है तो 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ 1 और 2, तो ये भी क्या हो गया Z। तो अगर सिस फंस जाए, R आ जाए, TT मतलब इस तरह से आ जाए कि रियल हो या सूडो हो जाए तो नेक्स्ट एटम के बेस पर आप देखें, जैसे यहाँ पर लिखा है CH, फिर यहाँ पर CC और CH3 डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए तो यहाँ पर एक कार्बन के बाद आप देख रहे हैं 3 कार्बन, इसमें भी एक कार्बन के बाद 3 कार्बन, यहाँ H, यहाँ CH3, तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2। यहाँ तो समझ गए हो क्या, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाए कि यहाँ आपके पास CHO है और यहाँ NH2 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ 1 1, तो ये क्या हो गया Z। तो इस तरह के EZ नोमेनक्लेचर में मैं समझता हूँ आप कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको थोड़े से रूल्स याद रखने हैं, उस बेस पर आपसे बन जाएगा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मान लो साइक्लोपेंटेन रिंग जुड़ी है या ये है प्रोपेन रिंग, और यहाँ पर आपको ऐसी रिंग जोड़ दी जाए। जस्ट यहाँ पर आपके पास क्या आ जाए C6H5 और यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 1 2 1 2, तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर में आप आओगे तो E हो जाएगा। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक जुड़ी हो रिंग ऐसे आ जाए आपके पास कि यहाँ पर C6H5 है, यहाँ पर C6H9 है, सॉरी C6H11 डबल बॉन्ड, तो यहाँ ये 1 यहाँ 2 यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर इस तरह से कोई रिंग आ जाए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इस तरह से ये आ जाए ऐसा और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कौन सा हो जाएगा E। तो इस तरह से इसी प्रकार स्टेगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म में इक्लिप्स्ड फॉर्म को ज्यादा मानते हैं। तो इस तरह से EZ नोमेनक्लेचर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, ओके। वैसे अब देखो बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विशिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको अलग अलग कैसे बता सकते हैं, समझ गए। तो सिस और ट्रांस में अगर हमें आइसोमर्स दे रखा है और इनमें डिस्टिंग्विशिंग करनी है, विभेद करना है, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो पहला स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में सिस के रिस्पेक्ट में ट्रांस कहीं ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, समझ गए ना। सिस की अपेक्षा ट्रांस क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखते हैं कि सिस में समान जो ग्रुप्स हैं वो आमने सामने आ जाते हैं, जिससे उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, ट्रांस में अपोजिट हो जाते हैं, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो सिस के रिस्पेक्ट में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा है डाइपोल मोमेंट की बात करें, द्विध्रुव अवघूर्ण, तो ध्यान रखें सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि अगर आप ये सिस ले लें, H ये है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप अगर आप कर दें तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट, सपोज ये है CH3 और ये है CH3, तो इस तरह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा।
लेकिन अगर आप CH3 और H और ऐसा H और CH3 करें तो ये इधर और ये तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये सिमेट्रिकली ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम। अब आ जाते हैं क्वथनांक और गलनांक की, तो बॉइलिंग पॉइंट में सिस का ज्यादा और ट्रांस का कम। क्यों? क्योंकि ज्यादा पोलर होता है, मोर पोलर, और हम जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, तो सिस का पोलर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ज्यादा ट्रैक्शन होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में सिस का ज्यादा और ट्रांस का कम। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई हो तो ट्रांस का ज्यादा, सिस का कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांस में अच्छी क्लोज पैकिंग होती है, ये हम पहले भी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको तो यहाँ ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा। ये दो एग्जांपल है, CH3H ये सिस फॉर्म है, ये क्या है बच्चों? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0.4 डिवाइड होता है, जबकि इसका 0 है। बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री है क्योंकि ये सिस फॉर्म है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। मेल्टिंग पॉइंट की तो ये है -13.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम है, और इसका है -10.6, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो इस बेस पर डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर था। अब अगर हम किसके बेस पर देखते हैं कि अगर आप इनकी केमिकल नेचर के बेस पर देखें, ठीक है, अगर हम इनकी केमिकल बिहेवियर देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, ओके, कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो देखो पहला होता है साइक्लाइजेशन। ओके, तो साइक्लाइजेशन, तो जो सिस फॉर्म है गिव्स इजी या गिव्स फास्ट एंड इजी साइक्लाइजेशन, बट ट्रांस में अगर आप देखोगे तो ये स्लो देता है या नो साइक्लाइजेशन, हम अगर ये कह दें। देखो कैसे, कि यहाँ पर H है, COOH, डबल बॉन्ड H, COOH, H, COOH, यहाँ पर COOH और H। अगर हम इसका साइक्लाइजेशन देखें तो ये 403 केल्विन साइक्लाइज हो जाता है, HCO और यहाँ पर O। तो ये जो है, और ये देखो ये मैलेइक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, तो ये मैलेइक एनहाइड्राइड बन गया। समझ गए ना बच्चों कि ये क्या बन गया? लेकिन अगर यही टेम्परेचर हम इसमें लिखें तो नो साइक्लाइजेशन, इससे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, तब जाके ये क्या होगा? साइक्लाइज्ड होगा। तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन के बेस पर देख सकते हैं कि सिस और ट्रांस, तो ये है सिस फॉर्म, तो ये क्या है? ट्रांस। ये है मैलेइक एसिड, तो ये है फ्यूमेरिक एसिड। तो साइक्लाइजेशन में सिस का साइक्लाइजेशन फास्ट होता है क्योंकि सेम ग्रुप एक साइड है, तो इनमें जल्दी रिएक्शन हो जाती है। एक आपको मैंने एल्कीन में बताया था एडिशन रिएक्शन के बेस पर, बताया था ना कि एडिशन रिएक्शन के बेस पर भी आप इन्हें पहचान सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखें, सिस एंटी एडिशन तो रेसिमिक मिक्सचर सिस, और अगर हम ट्रांस है एंटी एडिशन है तो M एक, तो ये ध्यान रखना है, सिस सिन तो M सिस, ठीक है, और ट्रांस सिन एडिशन तो R। देखो कैसे, H यहाँ है सपोज CH3 डबल बॉन्ड H, और ये है क्या? CH3। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने Br2 CCl4, ये है हमारे पास क्या? सिस, तो सिस एंटी, Br2 का एंटी एडिशन तो रेसिमिक, मींस यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है CH3 BrH, तो यहाँ BrH अपोजिट डायरेक्शन में एंटी एडिशन तो रेसिमिक, एक इसका मिरर इमेज बना दो तो ये रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। समझ गए ना बच्चों? तो ये क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। और अगर आप यहाँ पर, तो ये है सिस एंटी एडिशन रेसिमिक, सिस था, ओके। अगर यहाँ पर OH KMnO4 की प्रेजेंस में कराएं तो सिस सिन एडिशन तो मीजो, मींस यहाँ पर CH3 OH H OH H CH3 वेयर रिजेंट की प्रेजेंस में, तो सिस सिन तो मीजो, तो ये क्या बन जाएगा? मीजो फॉर्म। ऐसे ही H CH3 डबल बॉन्ड CH3H। अब यहाँ पर हम ट्रांस ले रहे हैं, तो ट्रांस में देखना है कि अगर एंटी एडिशन है Br2, अब आप यहाँ पर देखें कि आप Br2 का करोगे तो CH3 BrH BrH CH3 क्या बन जाएगा? मीजो। लेकिन अगर हम यही KMnO4 से करा दें तो
तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, रैसमिक। रैसमिक का मतलब ये होगा कि CH3OH इस बेस पर ध्यान रखना है कि सिस में एंटी एडिशन होता है तो रैसमिक, ट्रांस में एंटी एडिशन तो मीजो बनता है, सिस में सिन एडिशन तो मीजो, ट्रांस में सिन एडिशन तो रैसमिक। इस बेस पर भी सिस ट्रांस में डिस्टिंग्विशिंग की जा सकती है। तो ऐसे सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विशिंग साइक्लाइजेशन हो गया, एडिशन रिएक्शंस हो रही। एसिडिटी की बात करें, समझिए बच्चों, तो एसिडिटी में अगर आप देखो तो COOH यहाँ है COOH, अब यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाए तो यहाँ COO माइनस और H, C यहाँ पर O और H ये है। तो ये जो है एनाइन स्टेबलाइज्ड बाय, ठीक है, किलेशन, किससे हो जाता है, किलेशन। तो ये मोर एसिडिक होता है। अगर हम ऐसा ले लें COOH और H, अगर यहाँ से प्रोटॉन निकल जाए तो COO माइनस और COOH और H, तो नो किलेशन मींस, तो देखो एनाइन स्टेबलाइज्ड बाय किलेशन, तो ये मोर एसिडिक होगा। एनाइन ज्यादा स्टेबल हो गया, नो किलेशन, नो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इस बेस पर भी हम एसिडिटी देखकर भी पहचान सकते हैं कि जो सिन होता है सिस वो मोर एसिडिक होता है, किलेशन, सिस में किलेशन पॉसिबल है, मोर एसिडिक, ट्रांस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लेस एसिडिक होता है। तो इस बेस पर हम सिस और ट्रांस का डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। फिर से सुने, ज्यादा स्टेबल तो सिस, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो सिस, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो ट्रांस, डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो सिस, कम है तो ट्रांस। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है कि अगर वो एडिशन रिएक्शन कर रहा है और रैसमिक मिक्सचर बना रहा है और एंटी एडिशन कर रहा है तो सिस, और एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो CARCAMTAM ऐसे याद रखना, सिस एंटी तो रैसमिक, सिस, ठीक है, ट्रांस एंटी तो मीजो। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, और इस बेस पर साइक्लाइजेशन के बेस पर, जल्दी साइक्लाइजेशन तो सिस, नहीं हो रहा है तो ट्रांस, एसिडिटी ज्यादा है तो सिस, कम है तो ट्रांस, इस बेस पर हम सिस ट्रांस में डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं बच्चों। तो ये कुल मिला के यहाँ तक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। फिर अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।